हम लोग ले जाता है, तुम लड़का लड़की नहीं मिलेगा। लेकिन कृष्णा जी क्या बातें, क्या आरोप क्या लगाए, क्या कुछ कहा, क्या उन्होंने कहा, क्यों लेके जा रहे हैं वो बच्चों को इस तरीके से? फर्स्ट केस हुआ 3 दिन में, वो आइन से लड़का लड़की ऐसा करता है तो केस हुआ, बोला है जो जजमेंट आया, जहाँ भी इसी बात उसको बायोलॉजिकल पेरेंट्स को लौटा दो बच्चा, तो वो लोग नहीं दिया। जो जजमेंट हुआ बोला अभी उसको बच्चा को उसको माता पिता के पास लौटा दो, बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास। तो वो लोग एक तो भेटो प्रयोग करके, कोई भेटो में तो किया है जानता नहीं हम, प्रयोग करके वो लोग को नहीं दिया। वो लोग बहुत परेशान हो गया। तब बोला है वही नॉर्वे में ऐसा ही फास्ट भेटो प्रयोग हुआ हमारा लड़का का साथ, ऐसा इतना बड़ा अन्याय हुआ। जो लोग ड्रग पीता है, जो लोग नशा करता है, बच्चे को नहीं देखता है, वो लोग के लिए ठीक है। हमारा बेटा बिल्कुल नहीं करता है, यकीनन सादा सीधा परिवार है, इसीलिए टारगेट बनाया। बिल्कुल ये एक इसमें हम कहीं अगर इस दिशा में सोचें तो गलत नहीं होगा। और जिस तरीके से माँ बाप को बच्चे से अलग कर देना और एकदम बच्चे को एक अलग जगह पर ले जाकर रख देना जहां पर 1 साल की बच्ची है, वो बहुत आप मानवीय दृष्टिकोण से भी अगर देखें कितना ये गलत कानून है या कितना गलत सिस्टम है नॉर्वे का, इससे आप समझ सकते हैं गैर इंसानी सिस्टम है जहां पर दिल से नहीं और सिर्फ दिमाग से काम लिया जाता है। शायद उसकी ये बानगी है, ये तस्वीर है। हमारे साथ अजय भट्टाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं, बच्चों के दादा हैं। अजय जी, ये तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कानून में कहां पर इंसानियत के लिए कोई गुंजाइश बची है। हम जानते हैं कि आपके लिए बहुत पीड़ादायक समय है ये, जब आपके जो पोते पोती हैं ये आपसे दूर हैं और आपके बच्चों से भी, आप ये अपने माँ बाप से भी दूर हैं। क्या कुछ आपकी तरफ से प्रयास किया गया कि ये बच्चे वापस आ जाएं? देखिए, हमारा तरफ से जो प्रयास हमको था, 3 महीना पहले, मतलब जब फाइनल कोर्ट का जो डेट था 21 नवंबर, उसको 3 महीना पहले लड़का हमको बोला ये पापा आप लोग आ जाइए, हम लोग को जो प्लीडर है, प्लीडर ने बोला है ये अगर बहू को बच्चा नहीं देगा तो ग्रैंड पेरेंट्स रहने से ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चा दे देगा, ऐसा उन लोग का आइन है। ओके। इसीलिए हम लोग दिया था, 3 महीना वहाँ पर था। इसके बाद जब फाइनल कोर्ट केस हुआ है, तो फाइनल कोर्ट केस से एक तो फेक कोर्ट केस है, हम लोग को तो लगा ऐसा ही, क्या ना 5 गो जज था। ऐसा केस में 5 गो जज रखने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये जांच किस तरह की जांच थी? जज था क्या ना, वो बिस्तर में एक साथ लेके सोता है, यही तो उसको एलिगेशन तो वही है ना, ऐसा किस्म का। बिल्कुल। ये 2 महीने का बच्चा इधर उधर तकता है, माँ के पास नहीं तकता है, इसीलिए माँ के साथ उसको बॉन्डिंग नहीं है। तो वो घर में चम्मच छोड़ के हाथ से खिलाता है, इसीलिए वो भी उसको लिए एक तो बहुत बुरा चीज है। उसको अलग बिस्तरा खरीदना चाहिए, तो लड़का बिस्तरा भी अलग खरीद के दूसरा घर में रखा, जैसा जैसा बोला वो भी कोशिश किया। उसको जो खिलौना है, बोलता है जो इतना सफिशिएंट खेलना उसके घर में है, लेकिन बोलता है ऐसा नहीं चलेगा। 1 साल का खेलना ऐसा ऐसा होगा, 1.5 साल हो जाने से दूसरा किस्म का खिलौना, 2 साल होने से और दूसरा किस्म का खिलौना, यही सब तो उन लोग को बोलने का ही है। तो वही लेके देखिए जजमेंट क्या 5 को जज रखा है, माने बच्चा किडनैप करने के लिए आदमी को माने सारा देश को धोखा देने के लिए आंख में 5 जज रखा है, रख के वो लोग किया। तो वो लोग जो फर्स्टर बाबा माँ के पास 6 महीने जी, आपको ऐसा लगा और ऐसा दिखता भी है कि कहीं आपकी जो भावनाएं थी, आपका जो कहना था, कोर्ट ने सिर्फ दिखावे के लिए आपकी बातें सुन ली, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। कोर्ट ने सब कुछ सुना। हम भी तो सब कुछ बोला, ये देखो बच्चा केयर का नाम पर तुम बच्चा को तो केयर तो नहीं करता है, बच्चा को तो टॉर्चर कर रहा है। कैसे टॉर्चर कर रहा है? जब बच्चा हम लोग एक दिन देखने जाता रहा, बच्चा जाने नहीं मांगता है वहाँ पर, उसको टांग के ले जाता है, बच्चा चिल्लाता है, हाथ पाँव छोड़ के वो नहीं जाएगा। क्या करना, माँ बाप को छोड़ के अपना आदमी को छोड़ के जाने में बहुत बिल्कुल
बिल्कुल। तो ये तो टॉर्चर है ना। और बड़ा बच्चा को स्कूल से उसको ले गया, स्कूल में उसको स्कूल में तो खाली वही खेलना और सोना है काम। वो टाइम में वो नींद में रहा, वहाँ से उठा के वो लोग ले गया। तो बच्चा उठ के 2.5 साल का बच्चा वो थोड़ा समझता था सब कुछ। वो रात में बाबा के साथ वो सोता था एकदम। रात में देखता है बाबा नहीं है, माँ नहीं है, दूसरा सब घर में है। वो पागल हो गया वहाँ पर। डर से एकदम कांपने लगा। और उसको जो फास्टर बाबा माँ है वो आपको नॉर्वेजियन है, वो भी आके कोर्ट में गवाही दिया। ये बच्चा 2 महीना तो खाया नहीं, बहुत डर से रहा। ऐसा सब कुछ बोला। वो कांपने लगता है, लेकिन हम लोग को तो एक साथ बिस्तर में नहीं सोता है। रात में इतना वो कांपता है जहाँ हम उसको साथ बिस्तर में सोआ है जी। ये सब भी वो लोग बोला। तो जज लोग सभी सुना, लेकिन कुछ नहीं, वो लोग तो ये नहीं किया, कंसिडर नहीं किया। अजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ राकेश सिंगर जी हैं, रास्ते बताएंगे वो। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे आप तक जल्दी से पहुंचे, अपने माता पिता तक पहुंचे, और आप भी अपने पोते पोतियों के साथ रहें। आप लेकिन हमारे साथ बने रहिए, इस चर्चा को जारी रखेंगे। राकेश जी, ये पूरी बातें आपने सुनी, और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, एक एक करके अब आप सोचिए कि बिस्तर आप बच्चों का अलग कर दीजिए, उसके बाद आप माँ के साथ बॉन्डिंग नहीं, ये कौन सा आरोप है कि माँ के अगर बच्चा माँ को देखता नहीं है तो इसका मतलब उन्होंने निकाल लिया कि माँ के साथ बॉन्डिंग नहीं है। और ये फिर कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी बच्चों को अगर माँ और पिता से अलग रखा जाएगा? तो क्या यहाँ से रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं? क्या हो सकता है फिलहाल इस परिवार के? एक तो सबसे पहले भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए जी। और इसलिए करना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि नॉर्वे की नागरिकता इनको मिली है नहीं मिली है। अगर पहले तो वो भारतीय हैं, और एनआरआई होने के बावजूद भी उनको भारत की जो अधिकार हैं वो लागू होते हैं। तो उसके हिसाब से उनको जो इवन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स है उसके हिसाब से ये सब चीजें नहीं चल सकती हैं, उनके ऊपर लागू नहीं होती हैं। वहां के रूल्स को फॉलो जरूर करेंगे, लेकिन हमारी सरकार को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। और मैं इनके दादा दादी से निवेदन करूंगा कि वो लोग भी भारतीय विदेश मंत्रालय के वहां जो पदाधिकारी हों उनसे संपर्क करें, यहाँ पे करें, और इस मामले को हम लोग भी बचपन बचाओ आंदोलन जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में लेके जाएगा, क्योंकि मामला है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उस पे ये मामला जा सकता है। बिल्कुल। और वहां से जरूर, क्योंकि मैं बताऊं कि जो 5 लोगों की कमेटी होती है वो भारत में भी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जिसको बोलते हैं, और पूरी दुनिया में होती है। लेकिन वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक मजिस्टेरियल पावर उनको दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो नेचुरल राइट्स है जी, उसको आप खत्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो बनाया हुआ आपका कानून है वो नेचुरल बच्चे के माँ बाप का जो पेरेंटल राइट्स है उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। और माँ बाप ही बता सकते हैं कि मेरा बॉन्डिंग है या नहीं है, कोई तीसरा कैसे बता सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत जो बुनियादी चीज है कि कोई तीसरा ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में बॉन्डिंग है नहीं है। और बच्चों को ठीक है, बच्चों को साफ सुथरा रखें, बच्चों के साथ अगर आप लापरवाही से पेश आ रहे हैं वो बात भी समझ में आती है, बच्चों के साथ आप ज्यादा कठोर हैं वो बात भी समझ में आती है। लेकिन अगर आप बच्चों को हाथ से खाना खिला रहे हों, उनको अपने पास में सुला रहे हों, अगर उनके लिए बेहतर आप खिलौने उनके एज ग्रुप के हिसाब से, पश्चिमी संस्कृति का असर हमारे देश में भी पड़ने लगा है, और यही वजह है कि अब शायद एज वाइज खिलौने भी आने लगे। नहीं, एक समय में तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे खिलौने नहीं हुआ करते थे, बस बच्चे खेलते थे वो अपने हिसाब से। रंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे आउटपुट एडिटर। रंजीत, ये पूरी खबर आप देख रहे हैं तफसील से, एक मानवीय पक्ष और एक ये जो इस पूरे जो तस्वीरें हैं इसमें जो माँ बाप का दर्द है, आपने दादा दादी के दर्द को भी सुना, उनकी परेशानी को भी सुना, आपका रिएक्शन भी मैं जानना चाहूंगा। राकेश, अगर पहली नजर में हम अगर इस खबर को देखते हैं तो एक बार ये ऐसा लगता है कि जो सांस्कृतिक भिन्नता है, सांस्कृतिक विविधता है, और उसको लेकर के उस जो संवेदनशीलता होनी चाहिए
कम से कम नॉर्वे के जो समाज है, कहने को बहुत बड़ा एडवांस समाज कहा जाता है, बहुत एडवांस सोसाइटी है, या मल्टीकल्चरलिज्म जिसको हम कह सकते हैं, उसको रिस्पेक्ट किया जाता है वहां। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ वो चीज बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। उनको इस बात को जरूर समझना चाहिए कि जो अरूप हैं और सागरिका हैं वो एक ऐसे समाज से आते हैं जहाँ की आज भी परिवार जो है वो सबसे केंद्रीय संस्था है, और बच्चों के लालन पालन में, उनकी अपब्रिंगिंग में सबसे अहम भूमिका परिवार की होती है, और उसकी भूमिका से बेहतर भूमिका, उससे ज्यादा बड़ी भूमिका किसी दूसरी संस्था की नहीं हो सकती है। इस बात को शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में आज भी परिवार जो है वो केंद्रीय, उसकी भूमिका हमेशा से केंद्रीय रही है। लेकिन जो वो इस मामले को वो अपने समाज के संदर्भ में, अपनी सोच जो है उनकी, उसके संदर्भ में वो देख रहे हैं कि जो नॉर्वे का समाज है या वहां जो सांस्कृतिक जो संरचना है, उसमें परिवार एक तरीके से एक ऐसी संस्था के रूप में है जो करीब करीब खत्म होने के कगार पे है, उसका विघटन हो चुका है। और वहां अब ऐसा माना जाता है, क्योंकि परिवार अब नहीं है, तो ऐसे में बच्चों के लालन पालन को एक स्टेट की जिम्मेदारी समझी जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां पर परिवार बच्चों के लालन पालन में पूरी तरीके से सक्षम है, वहां पर स्टेट के आने की जरूरत क्या है? सवाल ये है, अगर आप स्टेट इंटरफेयर तभी करे, या स्टेट का इंटरफेरेंस, स्टेट का दखल, राज्य सरकारों का दखल तभी जायज माना जाएगा जब कोई परिवार अपने बच्चों के लालन पालन में सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या मानसिक रूप से। अगर वो अपने बच्चों को किसी तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, किसी तरीके से जो उसके अधिकार हैं बच्चों के, उससे उसको वंचित कर रहा है, तब जाकर के आप उसमें अगर दखल देते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ एक ऐसा परिवार है जिसकी जो पारिवारिक मूल्यों में यकीन करता है, और बच्चों के लालन पालन की एक स्वस्थ परंपरा जिस मुल्क में रही है, और उसकी उस विरासत को वो साथ लेकर वहां गया है, वहां उनको इस बात को समझना चाहिए कि इस सांस्कृतिक जो भिन्नता है, जो सामाजिक भिन्नता है, उसका समुचित आदर होना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। और तभी उनको, अगर इस नजरिए से उन्होंने इस मामले को देखा होता तो शायद इस तरीके से दखल नहीं दिया होता। एक बड़ा इसमें जो गौर करने वाली बात है राकेश, यहाँ पर हम जरूर बताना चाहेंगे कि जिस संस्था की बात